नाम पर कन्याकुमारी शहर बसा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। चुनाव आयोग ने क्या कहा, विपक्ष क्या कह रहा है, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। पंजाब वीरों की धरती है। पंजाब शौर्य की धरती है। पंजाब पराक्रम की धरती है। पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद कीजिए, देश आजाद हुआ तब से जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, आर्मी के लिए ट्रक घोटाला हो, इन लोगों ने हर मौके पर देश की सेना की जरूरतों की चिंता नहीं की, देश की सेना की शक्ति की चिंता नहीं की। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं, बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं, और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, और आप देखे हैं, सुने हैं, या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे जनता के सामने, और कैसा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन में 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरी पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद करे सो, हम बोले सो नहीं, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली।
मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। हमारा आइडिया क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत जीएसटी लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनके जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। हमारा एक और लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य, हम क्या करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अदानी जी को पैसा दिया, अदानी जी ने इसको विदेश में खर्च किया, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस पैसे को यहीं खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, हिंदुस्तान में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करना शुरू करोगे, कैसे खर्च करोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदना शुरू करोगे, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू कर देंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सोच है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करें। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल निकाल दिया गाड़ी से, आपके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, सबके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, और वहां बैठे चाबी घुमा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसीलिए हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, और हम लाखों करोड़ रुपए डालेंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, छोटे व्यापारियों को देंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। उसके बाद जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे, गड़गड़ गड़गड़ गड़ स्टार्ट हो जाएगा, खटाखट 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 इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले फटाफट 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 नरेंद्र मोदी को आउट कीजिए। आपने रिजर्वेशन की बात उठाई। देखिए, हिंदुस्तान में 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का है। हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे, और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे। आज अंतिम दौर में भी लगातार हमले किए गए, और तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री किस तरह से कन्याकुमारी पहुंच गए हैं, और वहां पर मंदिर में आराधना करते दिखाई दिए। और दिन भर आज पंजाब में चुनाव प्रचार गर्माता रहा, जहां राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे। बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने आज बहुत सारे हमले किए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुकीर्ति जैन साहब हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत सिंह जी, आज बहुत सारे हमले किए आप लोगों ने प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर। एकदम से सरकार बनाने की तैयारी भी कर दी है, 48 घंटे में पीएम चुना जाएगा, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिया है आपने। राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट मोदी को भगाइए और टनाटन जो है अपने अकाउंट में पैसा पाइए। कह रहे हैं आरक्षण का कैप हटा दूंगा, 50% की सीमा को हटा दूंगा, जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण दे दूंगा। क्या संविधान को नहीं मानने वाला जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, आप उन पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लागू नहीं होता है? संविधान जब 50% का कैप लगाता है तो कैसे हटा देंगे आप उसको? नहीं, उसका देखिए, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि 50% का ही आरक्षण देना है। समय पड़ने पे ये कैबिनेट
ये जो है संसद में जाता है, संसद में इसको बढ़ाया जा सकता है। दोनों सदन अगर इसको पारित करना चाहें, दोनों सदन के सदस्य अगर इसको पारित करना चाहें तो ये पारित हो सकता है, वो कैप बढ़ सकता है। हम थोड़ी नहीं कह रहे कि हम बढ़ा देंगे, हमारे पास उतनी सीटें होंगी तो हम संसद में इस चीज को लाएंगे और दोनों सदनों के विचार विमर्श से करके सभी जो सांसद होंगे उनके सहमति से होगा काम। ये जो आप तर्क दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार खारिज कर चुका है, राज्यों को कई बार कैब बढ़ाने की बातें हो चुकी हैं, क्या जनता को बरगलाने वाली बात नहीं है भरत सिंह जी? ये नहीं, देखिए नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया इस पे कानून बनाइए ना, आप संसद में इसे पास करिए। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि भाई हम अगर इसको संसद में रखेंगे, संसद के पटल पे रखेंगे, 543 सांसद होंगे, उन सभी से बात करेंगे, उन सभी को विश्वास में लेके देश की जनता के हित के लिए इसको पास करना होगा तो करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें लेकिन अपने तर्क है जिस आपके, तरह हालांकि से- सुप्रीम कोर्ट ने अभी कभी मंजूर नहीं किया इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना पर, ध्यान सुप्रीम- साधना पर भी नवीन- सवाल खड़े किए गए, नवीन, उसको भी चुनाव आचार संहिता का ठीक है, उल्लंघन बताया गया। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि वो उनका व्यक्तिगत निजी मामला है, वो साधना करें या चाहे वो पूजा करें, चाहे वो कहीं जाए, लेकिन जिस तरह से वो जाते हैं, जिस तरह से वो प्रचार में मीडिया को साथ में लेके जाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, ये हमें इसका उल्लंघन है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है नवीन जी। अगर आप आचार संहिता अभी लागू है, उसके तहत अगर आप जाते हैं, सारी मीडिया आपके साथ जाती है, उसका प्रचार प्रसार करती है, तो कहीं ना कहीं कल चुनाव है आखिरी चरण का, इस पे प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हमने कहा है कि भैया आप जाइए शांति से, क्योंकि आप जा रहे हैं अगर वहां पे अपना ध्यान लगाने के लिए, तो अब बचा नहीं है अब कुछ, क्योंकि 4 तारीख का रिजल्ट उनको पता चल गया है कि अब बचा नहीं है हमारे पास कुछ, हमको जाना ही है ध्यान लगाने के लिए। अब आपको तो पता ही है ना, इस देश में ऋषि मुनि जो भी ध्यान लगाते थे तो वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जाके उनको कुछ फल मिलता था। अब ये जान चुके हैं कि भाई 10 सालों में मैंने कुछ किया नहीं है और देश की जनता मुझे बाहर करने वाली है, तो कम से कम ध्यान मंत्र लगा के और कुछ हासिल किया जाए। तो अब जो है कम से कम 5 साल तक इनको ध्यान लगाना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर जब चुनाव होगा तो देखेंगे तब देश की जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। ठीक है, सुकीर्ति जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे और वहीं से निकल जाएंगे। पूरे दिन आज जो है मजाक उड़ाया गया प्रधानमंत्री का, क्या कहिएगा आप लोग? जो है क्या है कि चुनाव को जिस तरह से प्रतिपक्ष ने एक मजाक बनाया है, तो चुनाव के अंतिम चरण में आवाज करिए ना, साउंड मोदी बढ़ाइए। जी ने, जैसे क्रिकेट के खेल में होता है ना कि बॉलर बॉलिंग करता है, यदि बैट्समैन ने सही हिट किए तो रन मिल गए, नहीं तो क्या है पूरे फील्डर दौड़ते हैं यहाँ से। तो मोदी जी बॉलिंग कर रहे हैं और सारे जो है विपक्ष के फील्डर दौड़ रहे हैं इधर से उधर जवाब ढूंढने के लिए। मुलायम सिंह जी अपने जब थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि चुनाव 3 विशेषताओं से लड़ा जाता है। एक पर्चा, मतलब चुनाव लड़ना, दूसरा चर्चा में बने रहना, तीसरा चुनाव में खर्च होना। तो 1 तारीख के बाद से प्रचार खत्म। अब जो है मोदी जी चले गए बढ़िया आराम से, और बाकी सब लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, मतलब बने हुए हैं वो। मोदी जी आज भी चर्चा में बने हुए, जैसे पूरे चुनाव के दौरान मोदी जी ही चर्चा में बने रहे, चाहे निगेटिविटी में चाहे पॉजिटिविटी में। तो ये ही मोदी जी की सफलता है कि वो चाहे ध्यान लगाएं या मंच पे रहें, चर्चा में बने रहेंगे, और यही चर्चा में बने रहना उनकी सफलता का राज है। आज मोदी चले गए हैं, लेकिन विपक्ष को जो है उनकी बातचीत करने का समय मिला है, और जनता ये देखती है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सबल होता है, सक्षम होता है, लोग उसी की ही आलोचना करते हैं, कमजोर की आलोचना कोई नहीं करता है। ये मोदी जी के सक्षम होने का प्रमाण सुकीर्ति जी, है, और आने वाले आज समय जो में है मोदी पूर्ण बहुमत से आएंगे। आज खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी ने 232 बार पिछले 15 दिन में कांग्रेस का नाम लिया और 758 बार अपना नाम लिया। इतना ही नहीं,
मनमोहन सिंह जो भी उतार दिया गया आज। पंजाब में 13 सीटें आनी हैं। मनमोहन सिंह जी इंपॉर्टेंट हो गए। उन्होंने चिट्ठी लिख मारी और ये कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा इतनी गिरा दी है जितनी आज तक नहीं गिराई गई। अब बताइए क्या कहिएगा। जहां तक मनमोहन सिंह जी का प्रश्न उठता है, उनके द्वारा तो जैसा सोनिया जी कहेंगे, जब कहेंगे वो वैसा ही कहेंगे और वैसा ही लिखेंगे। यदि वो क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, अर्थशास्त्री हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उस दौरान अर्थशास्त्र में भारत की दिशा सही तय हुई थी। जहां तक राजनीतिक मामलों की बात है, राजनीतिक मामलों में वो सोनिया जी के ही कहे अनुसार चलते हैं। ये चिट्ठी भी सोनिया जी ने लिखी होगी, उन्होंने दस्तखत कर दिया होगा। अब इस काम में तो सोनिया जी लेट हो गई है। मनमोहन सिंह जी तो पूरे चुनाव भर शांत रहे हैं, आखिरी समय बोल दिया तो कोई उनका कहना, चिट्ठी लिखना, मुद्दों को उठाना, ये इसका एक राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन समय पर नहीं आया है। अब अंतिम समय में है, क्योंकि पंजाब में वोटिंग होना है। वोटर मानसिकता बना चुका है, जिसको जिस पार्टी को वोट देना है वो देगा। मनमोहन सिंह जी की बात को भी सुन लेगा, लेकिन अब 48 घंटे के अंदर उसको अपना वोट देना है तो वो मन तय कर चुका होगा, चाहे किसी भी पार्टी को वोट। ठीक है संदीप सिंह जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। दिन भर घमासान चला, लगभग लोकसभा का चुनाव का प्रचार खत्म भी हो चुका है। आपको क्या लगता है कांग्रेस पूरी तरह तैयार है? 48 घंटे के अंदर पीएम चुनने की बात कर रही है, मोदी जी पे हमला कर रही है और मोदी जी चर्चाएं बने हुए हैं मौन साधना के जरिए। क्या लगता है आपको पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो हुआ और कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक बन के आखिरी दौर में आई है, क्या संकेत मिलता है? चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस ने पूरे दमखम से अपना चुनाव लड़ा है और कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति या कहिए राहुल गांधी ने अपनी उपस्थिति जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी उसी से करा दी थी और उसका कहीं न कहीं बेनिफिट लगातार कांग्रेस को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जोड़ती रही और कांग्रेस स्टैंड करती रही। वो बात अलग है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को जिन्हें मलाई खाने की आदत होती है, देखिए वो न कांग्रेस के होते हैं न वो बीजेपी के होते हैं। जब सत्ता परिवर्तन होता है वो सत्ता के साथ चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो एक बात कहते हैं, अगर उसको समझा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जिस तरीके से आज की तारीख में जिसकी जितनी उपस्थिति है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उस हिसाब से काम नहीं होता। आप ये देखिए, मान लिया मैं राजस्थान का उदाहरण दूं, वसुंधरा राजे राजपूत समाज से आती है, जाटों की बहू है, तो उनका एक बहुत बड़ा कद हो जाता है राजस्थान के अंदर। लेकिन एक गृह मंत्री जिसका अपना, मुझे नहीं लगता किसी एक विधानसभा में अगर वो अपनी जाति के हिसाब से जैसे टिकट दिए जाते हैं, राजनीति में जाति का समीकरण देकर टिकट दिए जाते हैं, वो एक सीट नहीं जीत सकते और वो बैठकर जो रमन सिंह है, ठाकुरों की राजनीति छत्तीसगढ़ में निपटा देते हैं, ठाकुरों की राजनीति वो जिस तरीके से राजस्थान में निपटा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो इतनी बार के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको निपटा दिया जाता है, जबकि गुजरात के 3 बार के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो कौन सा पैरामीटर है, कौन सा पैमाना है? इसलिए जरूरी है कि ये भागीदारी वाली बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात जो आरक्षण की बात की जाती है, जो संविधान की बात की जाती है, आप मुझे एक चीज बताइए, जब देश आजाद हुआ देश की क्या स्थिति थी? अगर उस गरीब भारत में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, गरीबों को उठाने की सोच बनाई जा सकती है, और जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, जब लोगों को पेंशन दी जा सकती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, सब एम्स बनाए जा सकते हैं, IIT बनाई जा सकते हैं, एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं, कोई चीज बेची नहीं जाती। और आज आप कहते हो कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, किसी को पेंशन नहीं दे रहे हो, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, अब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देश तो मजबूत नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ अरबपति लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन है, वो मजबूत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आम आदमी को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है 10 साल के बाद लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि पहले इतने प्रधानमंत्री, करीब 20 प्रधानमंत्री हमारे देश में हो चुके हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक के 2 झूठ, कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं, बीजेपी के भी नेता बैठे हैं। अगर मैं बीजेपी के नेता को कहूं कि किसी भी प्रधानमंत्री के जितने हुए, नेहरू जी से मनमोहन सिंह तक, मुझे 5 झूठ गिनवा दो, तो ये नहीं गिनवा पाएंगे। लेकिन आप अगर बैठ के अभी गिनवाने लगते हैं तो 100 झूठ गिनवा देंगे कि धन आएगा, किसानों की आय दोगुना हो, लोगों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं 100 स्मार्ट सिटी बसा दूं। मतलब इतनी लंबी फहरिस्त आप झूठ की गिनवा सकते हो। तो झूठ का पुलिंदा मुझे लगता है
लगता है लोगों की समझ में आ गया है कि भाई झूठ से सरकारें नहीं चलती। लोगों को एक बार बहकाया जा सकता है, 2 बार बहकाया जा सकता है। इस बार आपने देखा वो सारे मुद्दे कौन है? इस बार पाकिस्तान की बात होती है, मंगलसूत्र छीनने की बात होती है। आप मुझे एक तरफ तो आप भगवान राम के वंशज अपने आप को बताते हैं, परशुराम के वंशज आप अपने आप को बताते हैं, महाराणा प्रताप को हम पूछते हैं उनके हम वंशज हैं, और दूसरी तरफ आप हमें इतना डरा देते हो 1 मिनट में कि कोई हमारी जमीन छीन करके ले जाएगा, कोई हमारी बहू बेटियों को छीन करके ले जाएगा। आप मुझे ये बताइए, जब से देश आजाद हुआ या जब अकबर बाबर का भी शासन था, तब क्या हमारे बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान में नहीं रहते थे? क्या वो डर करके रहते थे? क्या मोदी जी के आने से हमें यहाँ पे अधिकार मिले? तो ये चीजें आम जनता देख रही है, इसके किस तरीके के परिणाम निकलेंगे उसके 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल सुकीर्ति साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसका। तो आवाज साफ नहीं आ पा रही, आप थोड़ा बताएं किस विषय का। संदीप सिंह जी ने कहा है कि मोदी सरकार ने 10 साल के जो कार्यकाल में जो है बहुत बार झूठ बोला, मोदी जी ने झूठ बोला। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने 5 बार भी झूठ बोला हो। मोदी जी हर दिन झूठ बोलते हैं और ज्यादातर काम नहीं किया है। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी तो किसी पद पे रहे नहीं है, और राहुल गांधी तो जनसंपर्क में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तब उनका जब काम अवसर मिला उनको अपना परफॉर्मेंस का, तब तो कांग्रेस सबसे नीची स्थिति में पहुंच गई थी। अब उसके बाद में चूंकि जनसंपर्क उन्होंने किया है, पदयात्राएं की हैं, पदयात्राओं में भीड़ इकट्ठी हुई या इकट्ठी की गई। उनके काफिले में वो जरूर पदयात्रा करते थे, लेकिन काफिले में तो 100 गाड़ियां चलती थी उसमें, इसमें सारे लोग रहते थे, वही लोग उनको घेर लेते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इस तरह से जो है जब परफॉर्मेंस है तो कर नहीं पाए, अब उसके बाद पदयात्रा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है कि कांग्रेस का वोट बैंक हो सकता है, लेकिन वोटों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, उसको कांग्रेस के पक्ष में वोट डलाने के टीम वर्क नहीं है इनके पास में। और जहां तक प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई बात है, तो भाई विपक्ष भी तो सामने है। विपक्ष का काम ही ना ये है कि यदि सत्ता पक्ष का व्यक्ति कोई बात कहता है, असत्य कहता, तो ऐसा नहीं कहना कि इसने असत्य कहा है, सत्य क्या है वो आप बताएं। तो वो बताने में आप विफल रहे हैं। और अकेले ये कह देने से कि उन्होंने असत्य कहा है उससे काम नहीं चलेगा। यदि उन्होंने असत्य कहा है तो सत्य क्या है वो आपने तो कुछ बताया नहीं है। ये तो चुनाव चल रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, और इन आरोप प्रत्यारोपों का अंतिम परिणाम वोटों के रूप में मिलेगा। जिसके पक्ष में वोट ज्यादा गिरेंगे उस पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी, जिसके पक्ष में कम गिरेंगे उस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। सीधी सी बात है ये। और जिस प्रश्न का हल जनता को समझ में आ रहा है तो वहां अपना निर्णय देगी वो। और अभी ये 4 तारीख को पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री सत्य बोला है और असत्य बोला है। ठीक है भरत सिंह जी, आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? 48 घंटे के अंदर पीएम चुन लिया जाएगा। बहुत बड़ा बयान है जो बताता है कि सत्ता संभालने के लिए विपक्ष बहुत तैयार है। कोई जो है ऐसा संदेश नहीं जाना है कि कौन पीएम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये बताया गया बड़ी बात कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे जो साथी एनडीए में हैं उनको भी न्योता दिया जा रहा अभी से। इसके लिए भी आप लोग तैयार हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन में विश्वास रखता है, जो इंडिया के साथ खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा है और उनका हम सभी का स्वागत करते हैं। और रही 48 घंटे के बाद प्रधानमंत्री बनाने की, तो वो भी हम बना के दिखाएंगे। ये अपने जहन में रख लीजिए कि बहुत जल्द हमारे देश में एक नया प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि देश की जनता इनसे जो है वो उब चुकी है, इनके जुमलों से उब चुकी है। खड़गे साहब रेस में है कि नहीं? पहला दलित प्रधानमंत्री देंगे आप देश को? क्यों नहीं भाई? खड़गे साहब अध्यक्ष बन सकते हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? रेस में है मतलब वो दलित प्रधानमंत्री भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ये तो सबकी सहमति से होगा ना। हमारी पूरा इंडिया गठबंधन के अलायंस के जितने पार्टनर है सब बैठेंगे
और अपने अपने विचार रखेंगे, उसमें जो सहमति बन के आएगी भरत और जी, वही नीतीश प्रधानमंत्री कुमार बनेगा। तभी आएंगे जब आप पीएम पद का उनको ऑफर देंगे, पीएम का ऑफर देंगे तो आएंगे नहीं वो। अब नीतीश कुमार की स्थिति तो ये देखिए कि कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अब उनकी मानसिकता स्थिति है कि वो 400 सीट की जगह पे 4000 सीट भाजपा को देने लगे। तो अब ये मुझे नहीं समझ में आया कि वो उनकी तो खुद ही स्थिति क्या है इस गायब समय। हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों बीजेपी वाले परेशान है, चुनावी सभा में नहीं जा रहे हैं आजकल वो। भाई भाजपा से वो परेशान है, बड़ी मजबूरी में क्या परिस्थिति में वो गए वही बता सकते हैं, क्योंकि अब उनका नाम जो है वो पलटू चाचा रख दिया गया है। तो पलटू चाचा के ऊपर कितना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भरोसा है या भाजपा को भरोसा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वो पलट सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, ये याद रखे। सुकृति जी बैठे हैं यहाँ पे, उनको हंस रहे हैं, इसीलिए पता है आप लोग नाम ले रहे हैं उनका कि नीतीश जी भी, नायडू जी भी आ जाइए, अभी से आप प्लान कर लीजिए। नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि भाई जो हमारी विचारधारा को मानेगा, जो इंडिया को मानेगा, वो हमारे साथ है। लेकिन विचारधारा वाली कहाँ बात है, इसमें सीधी सीधी बात है, सत्ता में शामिल होइए। विचारधारा को मानते तो छोड़ के जाते हैं क्यों आपको? अब मोदी जी के साथ हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। विचारधारा को तो मानना पड़ेगा ना। आरएसएस के विचारधारा को थोड़ी नहीं हम मान के प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो हमारी नहीं, ये तो खुला ऑफर है ना कि आपकी विचारधारा चाहे कोई हो, सत्ता पाने के लिए हमारे साथ आ जाइए अभी से। भाई अब बताइए, भाजपा से भी ये सवाल होता है ना, कर सकते हैं ना कि भाई आपकी विचारधारा कहाँ गई? जीरो टॉलरेंस की विचारधारा कहाँ गई? आप कहते थे सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, सारे भ्रष्टाचारी आपके पार्टी के अंदर दिख रहे हैं, और जो ईमानदार थे वो जो है जेल में है। तो ये विचारधारा तो भाजपा नई विचारधारा पैदा कर रही है ना देश में इस समय, कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बड़े बड़े पद मिलेंगे, और जो है भ्रष्टाचारी नहीं है उनको जेल मिलेंगे। लेकिन देखिए नवीन जी कि देश हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, एक ऐसा अबोध हमने प्रधानमंत्री चुना, देश की जनता ने चुना, जो ये कहता है कि भैया महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था। उनको तो क्या है कि जब वो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की जब पिक्चर आई तब लोग उनको जानने लगे, उनको पहचानने लगे। अब इतना अबोध प्रधानमंत्री तो मैंने पहली बार जो देखा 20 प्रधानमंत्रियों में से पहला प्रधानमंत्री, मैंने पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा कि जो कहता है कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने पहला अबोध प्रधानमंत्री देखा कि जो ये कहता है कि भैया 2 भैंसें होगी तो 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी, इंडिया गठबंधन ले लेगा। तो ये सारे जो है, और वो तो सब तो ठीक था। अब तो ऐसा अबोध प्रधानमंत्री मैंने देखा कि जिसको बोध नहीं है, वो कहते हैं मुजरा उजरा। ये क्या मतलब, इतनी हताशा। और शायद जो ये सब बोला है उन्होंने, अब उनको ये समझ में आ गया है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, अब मैं ध्यान केंद्रित करने चलूं। तो आज वो निकल लिए जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए, और उन्हें पता है कि मैं इसी ध्यान केंद्रित करने के लिए जब आऊंगा तो कम से कम मेरे अपने लोग हैं ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने कहा था कि मैं अपने कंधे पे लेके पूरे देश में जो है भाजपा की सरकार बनवा दूंगा, अगले दम पे 400 सीट लाऊंगा, और आप क्यों भाग गए? तो ये पूछने कोई भाजपा का कार्यकर्ता नेता न जाए, और उनको अच्छी तरह से पता चल गए कि जो जितने भी शब्द हमने बोले वो शब्द देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो मैंने कहा है, जो मैंने बोला है, ये अबोध बालक एक तरह से बोल सकता है। इतना मैं आपको बहुत बताऊंगा। जवाब लेंगे इस पे, थोड़ा सा ब्रेक बाद लौटते हैं, जवाब लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा नूरपुर गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज।
और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। लोकसभा का जो है लंबा दौर चला, तमाम आरोप प्रत्यारोप चले, उसके बाद अब उसको 1 जून को आखिरी दौर का मतदान होना है। उस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए कुछ खास मेहमान। सुकीर्ति जैन साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। संदीप सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। जिस तरह सुकीर्ति जी आपने देखा, भरत सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए आप लोगों के ऊपर, और लेकिन ये बात तो है ही है कि कुछ बातें जो है बीजेपी इस बार उतने दमदार तरीके से नहीं रख पाई और कांग्रेस बहुत दमदार तरीके से निकल के आखिरी दौर में आ गई है। मुकाबला कहीं ना कहीं तगड़ा है और आप लोग ये मान लीजिए कि जो शुरुआत में आप लोगों को जो बढ़त मिल रही थी वो आखिरी दौर में घट जाएगी। नवीन जी, क्या मुझे बोलना है क्या? हाँ जी, आज जो भरत सिंह जी ने आरोप लगाया उस पर जवाब तो आप ही देंगे ना। अच्छा, हिंदुस्तान में पिछले 15 सालों से या और 4-5 साल जोड़ लीजिए, जो राजनीति का परिदृश्य देखने में आया है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो निश्चित रूप से इस तरह की राजनीति जो देख चुके हैं हम, उसको देखकर एक हंसते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तो वहां के ऐसे दलों से समझौता कर लेती है जिन पर कभी वो अलगाववादी का आरोप लगा। पीडीपी समझे ना मेरी बात को? मैं स्पष्ट बोलने के लिए जाना चाहता हूं सभी जगह जी। आज इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोनों इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं कि यदि हम 250 से ऊपर, 270 से ऊपर आ जाएंगे तो बाकी ये क्षेत्रीय दल हैं, ये आके हमारी संख्या 100 से अधिक और बढ़ा देंगे। बीजू जनता दल हो गया, पलटू चाचा हो गए, टीआरएस हो गई, बीआरएस हो गए। ये जो दल हैं, ये दल केवल केंद्र से अपना राज्य चलाने के लिए जो सरकार बनती है उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो यदि आधे बहुमत के मुकाम तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से सरकार बनने की संभावना, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री चयन की बात आती है इंडी गठबंधन की, कि भाई खड़गे जी होंगे कि राहुल जी होंगी, कौन हो गए, अरे न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न इतना सीटें आप जीत के आएंगे कि आपको प्रधानमंत्री का चयन करना पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री हम बनेंगे और हम बनेंगे, ये ख्याल प्रसन्न होने के लिए अच्छा है। दूसरी बात, एनडीए गठबंधन में एक अकेला चेहरा है प्रधानमंत्री का। उन्होंने जितनी सभाएं की हैं, जितने दौरे किए हैं, उतने कुल मिलाकर सारे दौरे विपक्ष ने भी नहीं किए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत का प्रमाण है कि इस उम्र में भी इतनी ऊर्जावान है वो, और यही जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है, यही विश्वास उनको तीसरे टर्म में अवसर देगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात आती है, वो हमेशा सत्ता पक्ष से जुड़े रहते हैं। एक आध दो मामलों को छोड़ दिया जावे, लेकिन उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि केंद्र में जो सत्ता रहे उससे हमारा सहोदर का भाव रहे, सहयोग का भाव रहे, और जिससे कि हमारा राज्य भी चलता रहे और वो केंद्र की सरकार को उन पर बहुमत चला सकते हैं। ये आज का राजनीतिक परिदृश्य है। 4 तारीख को बड़ा साफ होगा। दोनों दल अपने अपने प्रधानमंत्री प्रत्याशियों की नाम की दिमाग में रखे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका प्रधानमंत्री स्पष्ट है, और इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि कई लोग वहां पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने सुकीर्ति जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो आखिरी दौर में हो सकती है या होने ही वाली है। संदीप सिंह जी, आपने इतना राजनीतिक दौर देखा हुआ है, जो सुकीर्ति जी ने कहा है
और जो कांग्रेस कह रही है 48 घंटे के अंदर पीएम चुन लेंगे। अगर किसी को बहुमत नहीं आता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी बनके नहीं उभरेगी और बीजेपी तय है कि बड़ी पार्टी बनके उभरेगी। तो पहला मौका तो बड़ी पार्टी को दिया जाएगा। तो जब उस मौके को अगर मिल जाता है बीजेपी को, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री स्पष्ट है, मोदी हैं। वहाँ स्पष्ट नहीं है कि कौन राहुल जी होंगे, खड़गे जी होंगे या विपक्ष ममता बनर्जी आ जाती सामने या कोई और दावेदार निकल के आता है। जब तक वो बातचीत चल रही होगी तब तक तो यहाँ मोदी जी सब तक खेल कर चुके होंगे। ये तो अभी से नीतीश जी को और जो है नायडू जी को ऑफर दे रहे हैं, वो तो पहले से ही जो है सब तैयारी कर चुके होंगे। आपको लगता है कि संभावना किसकी ज़्यादा लगती है आपको? की बात बता दूं, आप ये मान के चलिए अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर आती है तभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अदरवाइज खुद बीजेपी में ऐसे लोग बैठे हैं जो मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे और वो कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार में तब समर्थन दे रहे हैं कि राजनाथ जी को प्रधानमंत्री बना दो। कुछ लोग कहेंगे भाई वो शिवसेना जो है वो तो तब समर्थन दे रही है कि आप नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बना दो। तो मोदी जी ने एक पार्टी कब्जा किया हुआ है। सारी चीजें मोदी जी के हिसाब से तब तक है जब तक पूर्ण बहुमत मिला हुआ है उनको। नहीं तो बीजेपी के अंदर ऐसे बहुत नेता लाइन में है जो ये जानते हैं कि अभी तो वसुंधरा राजे निपटाई है, शिवराज सिंह चौहान निपटाए हैं, रमन सिंह निपटाए हैं। उनको पता है अब की बार प्रधानमंत्री बनते हमारा किस किस का नंबर है, जो भी अपर लेवल में है, जो भी टॉप लेवल में है। क्योंकि मोदी जी को डमी आना चाहिए। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को बनाया हुआ है, वो व्यक्ति है जो अपने उत्तर प्रदेश बनाया हुआ है, ये व्यक्ति है जो विधानसभा का हार गए। ऐसे तमाम लोग मोदी जी के पास जो कमी है, उनको दबंग आदमी या मजबूत आदमी जिसके पीछे वोट बैंक है वो न मंत्री चाहिए न वो चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, मुख्य ये 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आप मुझे 4 इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम बता दीजिए, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री में नहीं रखा जिनको दुनिया जानती हो या जो काम कर सकते। इनको डमी लोग चाहिए, जैसे जैन साहब भी नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो मोदी जी का आप ये मान के मत चलिए कि मोदी जी बीजेपी के ही प्रधानमंत्री होंगे। और रही बात जो आज इनके अलायंस में है, वो लोग ये जानते हैं कि अलायंस में हरियाणा में एक जनहित कांग्रेस पार्टी होती थी, वो इनसे अलायंस की, इनके साथ जुड़ी, वो पार्टी खत्म हो गई। शिवसेना ने बीजेपी के साथ लंबे समय तक कार्य किया, खत्म हो गई। तो नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार सिंह वो एक तरीके से बीजेपी के साथ मिल चुके थे, पार्टी खत्म होने के कगार पर थी। वो तो किसी तरीके से नीतीश कुमार उसको बचाने में कामयाब हो गए। नीतीश कुमार इनके साथ मिलकर के चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को ऐसा मौका मिलेगा कि बीजेपी की केंद्र में सरकार ना बने, चाहे किसी की भी बन जाए, सबसे पहले नीतीश कुमार ये काम कराने का कार्य करेंगे। तो आप ये चीजें मानकर चलिए 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इंद्र कुमार के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। और अगर कांग्रेस को भी मौका मिलता है तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं, पूछा जाता है। शास्त्री कोई कांग्रेस से ही निकल करके आ सकते हैं, मनमोहन सिंह कोई कांग्रेस से ही निकल करके आ सकते हैं। एक से एक काबिल आदमी कांग्रेस ने दिया है। ठीक है, सुकीर्ति जी कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 लगातार आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसलिए मौका आपको ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा, हालांकि पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी जितना समझ में आ पाया है। वो ये कह रहे हैं सुकीर्ति जी कि मोदी जी अगर पूर्ण बहुमत नहीं लेके आए, 272 नहीं आती हैं, तो बीजेपी वाले ही मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो राजनाथ सिंह वगैरह को आगे लाएंगे और उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, तब तक कांग्रेस अपना पीएम बना ले जाएगी। यानी वहां भी वही बात है जो आप उनके लिए कह रहे थे। नवीन जी, ऐसा नहीं है। पहले तो मोदी जी के व्यक्तित्व को समझिए। जब तक आप मोदी जी के व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे तब तक आप उनका विकल्प नहीं दे पाएंगे। ईडी सीबीआई का तो मामला भूल गया ये संदीप जी, ईडी सीबीआई का रोल कहां जाएगा फिर? बोलिए नवीन जी, मोदी जी ने अपनी नीतियों से, शब्दों से एनडीए और इंडी के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि अब
एनडीए गठबंधन का कोई भी व्यक्ति इंडी में नहीं जाएगा। पहली चीज तो एक समझ लीजिए आप। दूसरी चीज जो मैंने अभी कहा है कि कुछ दल ऐसे हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, जहां ढलान होती है वहीं बह जाते हैं, वो बहुमत देंगे और उसका अवसर नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा है। आप समझना बात को, नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा है। जब तक कि इंडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 300 सीटें नहीं मिल जाती, वो ऐसा लग नहीं रहा है। और यदि मान लीजिए कम सीटें भी आई जैसा संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि होगा नहीं, तो मोदी जी इतने सक्षम है कि ये पानी में तैरते हुए दलों को जो है अपने पक्ष में करने में पूर्णतः योग्य हैं, सक्षम है, चाहे प्यार से और चाहे मार से, दोनों तरीके से आप नाम अपने पक्ष से करेंगे। ईडी सीबीआई का नाम मैंने लेके बता दिया। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, चाहे प्यार से चाहे मार से, तो अपने पक्ष में ले लेंगे वो। तो आप तो ये कल्पना कीजिए कि सीटें कम आए या ज्यादा, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और वो देश हित में है। नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने की जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाओं के लिए 10 साल का समय कम है। कम से कम उसको पूर्ण करने के लिए 10 साल का और समय चाहिए, और तब हम कहीं भारत को नंबर 1 विश्व का आर्थिक रूप से संपन्न और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध अमेरिका, चीन, रूस की तरह अपने देश को हम मजबूत कर पाएंगे। ये समय की मांग है। चुनाव है, चुनाव में सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन वोटर निश्चित रूप से हम लोग से ज्यादा होशियार है। वो ये जानता है कि भारत का भविष्य किनके हाथ में सुरक्षित होगा। वो ये जानता है कि भारत का भविष्य मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में सुरक्षित होगा। वोटर ये जानता है कि भारत का भविष्य दमदार और भविष्य दृष्टा प्रधानमंत्री के हाथ में सुरक्षित होगा। और उन सारी अपेक्षाओं में केवल मोदी जी खरे उतरते हैं। चलिए भरत सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि भाई अगर बहुमत कम भी आया तब भी मोदी जी व्यवस्था कर लेंगे, और आप लोग भी आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी है, सीबीआई है, सब है, तो ये कब काम आएगी? देखिए, मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं आज भाजपा के नेता जैन जी को। हाँ, साहब वही बोलते हैं पहले सुकीर्ति जी। मैं तो पहले साधुवाद फिर राजनीति में मैं आपको देता हूं भाई साहब साधुवाद देता हूं कि आप डायरेक्ट सीधे मोदी जी से पंगा ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत कम नेता भाजपा में हैं। नितिन गडकरी जैसे, आप जैसे नेता बहुत कम है जो कि नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डाल के बात करें। आपने 2-3 चीजें जो कही, चाहे अलगाववादियों के साथ आपने जो है सरकार बनाई, ये आपने बहुत ही, आज की तारीख में मैं कहता हूं बहुत बड़ा मजबूत कलेजा जिसका होगा वो ये कहेगा भाजपा में रह के। भरत जी आप समझ नहीं रहे हैं। भरत जी, जैन साहब तो कांग्रेसी होने को तैयार हैं। नहीं, मैं बाद में आता हूँ उसमें, ऐसा नहीं है, बाद में आता हूँ पहले। और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी साफगोई से माना कि ईडी और सीबीआई हमको जैसे चाहिए उस तरह से सरकार बना लेंगे। यानी ईडी सीबीआई की जरूरत पड़े, चाहे जैसे पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, खरीदने की जरूरत पड़े, तोड़ने की जरूरत पड़े, माँ बाप भाई बहन सबको अंदर डालने की जरूरत पड़े, तो वो सब करके भी लेकिन हम सरकार बनाएंगे। क्या इसीलिए हमने कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने, क्या जैन जी हम इसीलिए चुनते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हमारा ऐसा होना चाहिए कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए? क्या मनमोहन सिंह जी ने ऐसा किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा किया था? क्या मैं बहुत पुराने अगर पीछे जाऊं तो भी इस तरह से, और आगे आऊं अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक तो भी क्या इस तरह से उन्होंने किया था? लेकिन आपके इस बहादुरी के लिए मैं 10 में से 10% देता हूं। ठीक है भरत सिंह जी, यहाँ पे साफ गोई आपने दिखाई, लेकिन जिस तरह से आप नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं, नायडू को न्योता दे रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। उन्हें किसने रोका हुआ है? नहीं, मैं फिर कहूंगा ना कि जिस तरह से अभी जैन जी ने कहा कि पलटू चाचा, अरे पलटू चाचा तो पलटने वाले हैं। ये तो नीतीश जी ये तो तेजस्वी जी से पूछिए आप, वो तो हर मीटिंग में कह रहे हैं और वो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भाजपा के पास गारंटी है क्या कि नीतीश जी पलटी नहीं मारेंगे। एक नेता नहीं मान रहा है। आज देखिए जैन जी ने बोल दिया कि पलटू चाचा का क्या है, पलटू चाचा आज इधर है, कल उधर हो जाएंगे। आप एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र से आठवले जी है, वो तो कहते हैं कि भाई मेरा क्या है,
जिसकी सरकार रहेगी मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे नेता आज एनडीए के साथ हैं। लगभग देश में 100 सीटें हैं, 100 सीटें लोकसभा की। हाँ, 100 सीटें ऐसी है, जैन जी सही बोले। तो ऐसे लोग ऐसे हैं कि अगर उनको ये लग रहा है कि इंडिया का गठबंधन जो है वो पीएम बनाने के दौर में अब एकदम आगे चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 4 तारीख को रात को 8 बजे तक सब फाइनल हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा और कौन किसके साथ रहेगा, और पूरे पेपर के साथ हम पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति महोदय के पास कि भैया ये लीजिए। हाँ, लेकिन एक टेक्निकली जो है, जो पहला उसको बुलाया जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। यही तो खेल है, यही तो खेल है। यहाँ तो बीजेपी आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो उसी लिए ना हमारे पास वो खेल है। मैं टीवी पे बैठ के नहीं बता सकता हूँ कि उसके लिए हम अपने जितने भी हमारे इंडिया के अलायंस के और जो हमारे साथ आने वाले हैं, जो आ जाएंगे, वो उनके लिए कैसे क्या प्लानिंग है, वो सब प्लान तैयार रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं आपने और एक चीज अच्छी बात कही जैन जी, और हमारे विश्लेषक सिंह साहब ने भी बहुत अच्छा कहा कि देखिए जिस तरह से सरकार बनाने के अगर दावेदारी की बात आएगी तो ये तोड़ जोड़ की राजनीति तो भाजपा अपने तरफ पे करेगी, पूरी तरह से करेगी। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा पता है आपको, एक नाम भूल रहे हो आप, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और न कोई केजरीवाल जी के बातों का जवाब दे पा रहा है भाजपा में कि क्या उनको निपटा देंगे क्या मोदी जी, जिस तरह से वसुंधरा जी को निपटाए, जिस तरह से इनको शिवराज सिंह को निपटाए, बहुत सारे नेताओं को जिस तरह से भाजपा ने निपटाया है। क्या अगला टारगेट योगी जी का है क्या? अगर मान लीजिए 25 सीट भी कम पड़ती है भाजपा को, 25 सीट मैं बता रहा हूं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा खेल कहीं से होगा तो उत्तर प्रदेश से होगा, वो भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्योंकि किसी भी कीमत पे मोदी नहीं चाहिए। मोदी अमित शाह की ये जो जोड़ी है ना, इस जोड़ी को खत्म करने के लिए पहला व्यक्ति अगर कोई मजबूती के साथ आएगा तो मुझे लगता है वो योगी आदित्यनाथ होंगे। उसके बाद तो भाई गडकरी जी बैठे ही है, गडकरी जी है, शिवराज सिंह चौहान है, फिर वसुंधरा राजे है, इतने नेता इनके पास है ना, वो पूरे एकदम तलवार एकदम म्यान से निकाल के और भांजते हुए आएंगे कि जल्दी जल्दी जो है, जो इसके बीच पे आए वो कटे फटे। लेकिन ये 2 लोग नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे सत्ता पे, पूरे देश पे और पूरे भाजपा पे इन्होंने कब्जा किया है। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को तोड़ के जोड़ के मरोड़ के किसी भी तरह से जैन जी जैसा बता रहे हैं उस तरह से अपने पास तो कर रहे हैं। लेकिन इनके जो अपने साथी हैं, जो इनके सांसद हैं, जो इनके मंत्री हैं, जो इनके नजदीक के लोग हैं, उन सभी का भी ये पत्ता पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि आएगी बारी सबकी, उसी तरह से भाजपा का हर नेता सोच रहा है मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है ये भाजपा के नेताओं के लिए कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी अगर कमजोर जरा भी होते हैं, वो 10 सीट से भी कमजोर होंगे तो देखिएगा। अब जैसे भी बता रहे हैं कि चाहे वो नितिन गडकरी जी हो गए, चाहे वहां से उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह हो गए, ये 2 नेता तो ये कहेंगे कि भैया हम लोग तो अगर चाहिए तो पूरे देश के नेताओं को लाके यहाँ पे सांसदों को तैयार है लाने के लिए, मगर हमारा शर्त है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे और अमित शाह जो है गृह मंत्री नहीं होंगे। इनको पहले बाहर का रास्ता दिखाओ, जिस तरह से आडवाणी को दिखाया गया, आडवाणी जी को दिखाया गया, मुरली मनोहर जोशी को दिखाया गया, जसवंत सिंह को दिखाया गया, यशवंत सिंह को दिखाया गया, शत्रुघ्न सिन्हा जी को दिखाया गया। ये सारे नेताओं को एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तरह से भाजपा नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने खत्म किया है। अब इनको खत्म करने की बारी पूरे भाजपा के नेताओं ने उठा लिया है। और देखिएगा 10 सीट भी अगर कम पड़ता है तो पहला टारगेट और पहला अगर किसी का सफाया होगा तो नरेंद्र मोदी का होगा, वो अमित शाह का होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। ये तो 4 तारीख को शाम को 5 बजे ही आपको पता चल जाएगा। अगर 10 सीट भी कम पड़ गया तो याद रखिएगा इतनी बड़ी बगावत होगी ना भाजपा में, इतनी बड़ी बगावत होगी भाजपा में कि 10 जनपद पे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने आपके पार्टी में 80% नेता नतमस्तक होके वहां पे कहेंगे कि हमसे गलती हो गई और माफ करिए राहुल जी, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखिए। मैं तो बड़ी मजबूरी में गया था। ये जैन जी जो कह रहे थे ना ईडी और सीबीआई,
ईडी और सीबीआई के बारे में, उसके डर के मारे हम लोग गए थे, लेकिन फिर से हम आ गए हैं आपके शरण में। आप जो फैसला लेंगे उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है संदीप सिंह जी, जैसे कि भरत सिंह जी ने अभी खुद माना कि बड़ी पार्टी तो बीजेपी बन के आएगी, भले गठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन को जो है सीटें ज़्यादा हो जाएं, मान लीजिए, तो ऐसे में तो राष्ट्रपति उनका है तो सीधे सीधे बीजेपी को पहला ऑफर मिलेगा, तो आप भी मानेंगे इस बात को? देखिए बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूं कि बीजेपी ने अपनी फील्डिंग बैठाई हुई है। इस तरीके से स्टेट्स में आप देखते हैं अपने गवर्नर होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपना राष्ट्रपति बनाया हुआ है। मैं इस्तेमाल नहीं करना, एक सम्मानित पद है, लेकिन ऐसा कहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ कोशिश की जाएगी कि चाहे संविधान उड़ाई जाए, चाहे कोई भी कानून तोड़ा जाए, किसी भी तरीके से सरकार बनाई जाए। तो बात 400 पार की, 400 पार ऐसा ही है जैसा कभी मोदी जी ने दिल्ली में कहा था कि अब की बार 70 पार, जैसा इन्होंने हरियाणा में कहा था अब की बार 70 पार, लेकिन वहां सरकार इनकी चौटाला साहब ने बनवाई और दिल्ली में 3 या 4 एमएलए हैं। तो ये 400 पार कुछ नहीं है, ये चुनावी जुमला। 400 पार तो बोल नहीं रहे हैं, अब तो खुद भी नहीं बोल रहे 400 पार, अब तो कह रहे हैं कि गठबंधन बहुमत आ रहा है बस। अमित शाह जी की बातों में जुमला आप कह सकते हैं, मैं तो पहले दिन से ये चीज कह रहा था, लेकिन अभी जैसे जैसे चीजें लास्ट अंतिम दौर में आ रही है, हकीकत का लोगों को पता चल रहा है कि जिसको इंडिया गठबंधन को इंडी कहा गया, इसी से पता चलता था इंडिया गठबंधन के नाम से ही दहशत हो गई थी। जिस तरीके से राहुल गांधी का चरित्र हनन करने की कोशिश होती है, जिस तरीके से मुसलमानों के नाम पे देश को डराने की कोशिश होती है, तो कहीं ना कहीं से पता चल रहा था कि एनडीए गठबंधन इस बार बैकफुट पर है। और बहुत सारे एनडीए गठबंधन में ऐसे घटक दल हैं जो अपनी अपनी सीटें जीतने के बाद जो बीजेपी के वोट बैंक और अपने समीकरण से कुछ सीटें जीतना चाहते हैं, बाकी वो दिल से बीजेपी के साथ नहीं है। उनको तो मंत्रालय चाहिए, सरकार चाहे कांग्रेस की बन जाए, चाहे सरकार चाहे बीजेपी चाहे किसी की बन जाए, और मोदी जी जैसा तानाशाह उनको भी नहीं चाहिए। वो लोग भी ये चाहते हैं जो कि जो प्रधानमंत्री हो वो जिसके साथ हमारी आसानी से हो, जो हमारी बात सुन सके, हमारी बात मान सके। ठीक है सुकीर्ति जी, क्या कहिएगा संदीप जी के विचारों पर? एक्चुअल में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से आप मुझे बताएं क्या जवाब, क्या प्रश्न है? संदीप जी कह रहे हैं कि जो है भले फील्डिंग मजबूत कर रखी हो, लेकिन इस बार विपक्ष भी तैयारी से, पूरी तैयारी से है। ये भी हो सकता है, ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये भी हो सकता है कि 1 तारीख को जो मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, उसमें सारे समर्थन पत्र पहले लिखवा के रख लिए जाएं, और 4 तारीख को भरत जी बोल ही रहे हैं 5 बजे शाम को हम तय कर देंगे, चिट्ठी उठाकर सीधे राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे। आप बताइए क्या केजरीवाल समर्थन पत्र देंगे पहले से? अभी तो 1 तारीख को मीटिंग हो रही है, ताकि वो 2 को रहेंगे नहीं, इसलिए 1 को ही दे देंगे। नहीं, निश्चित रूप से सब लोग मुंह जवानी समर्थन देंगे, और जहां तक लिखित समर्थन की बात होती है तो उसके लिए विधायकों का प्रस्ताव पास करके हस्ताक्षर होकर फिर सांसदों का बैठक के होकर प्रस्ताव पास करके फिर समर्थन पत्र दिया जाता है, वही मान्य होता है, वही राष्ट्रपति मान्य करेंगे। अध्यक्ष के लिख देने का समर्थन मान्य नहीं किया जाता है भाई साहब, ये नियम प्रक्रिया है ये। और जब तक जो है, दूसरी बात, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक कोई सांसद नहीं कहलाएगा। नोटिफिकेशन होने के बाद में ही सांसद होंगे, उनका दल का नेता चुना जाता है, उनकी अपनी बैठकें होती हैं और समर्थन देने के लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये एक औपचारिक बैठक है, और कई तो प्रधानमंत्रियों को मोदी जी ने खुद निपटा दिया। अब केजरीवाल बोल रहे थे मैं प्रधानमंत्री में, उनको निपटा दिया। इसी तरह जो है पंचू चाचा को भी जो है कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अब बचे कौन? कांग्रेस में से ही बचे ममता बनर्जी का जहां तक प्रश्न उठता है, अब वहां के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कितनी है और उनकी स्वीकारता कितनी है। तो जो कुछ भी है, ऐसा ही इंडी गठबंधन अपना दल का नेता चुनेगा, अपने गठबंधन का नेता चुनेगा, जो सबकी बात को माने, सबकी बात को सुने, और जो किया जा सकता है वो करे। ये प्रधानमंत्री के नाम का दल का नेता अभी नहीं चुना जा सकता जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है ये। ठीक है भरत सिंह जी।
देखिए जैन जी जो बातें कह रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया के दावे के अंतर्गत कह रहे हैं, ठीक है, मैं वो समझ रहा हूँ उस चीज को, लेकिन सरकार बनेगी इंडिया की, प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया से ही, भले उसके लिए 10 दिन का समय लगे या 15 दिन का समय लगे। अब कुछ घंटों का समय ऐसा है ना कि कुछ घंटों का समय हम गिन सकते हैं कि कुछ घंटों का समय बचा है। हंसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे इसी तरह से बनी रहे। सबसे बड़े दल को सरकार बनाने भी आमंत्रित कर लिया जाएगा ना। सबसे बहुत मुश्किल है, आप इतना आसान नहीं है। देखिए जैन जी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे दरवाजे जैन जी के लिए खुले हैं। एकदम जो है घबराहट एकदम मत लीजिए आप। आपने जो बहादुरी का काम चैनल पे बैठ के आज जो है राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के मोदी जी के खिलाफ जो इतना सगुफई से बोला है, उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। आपके दृष्टिकोण के खिलाफ है, लेकिन मैं निष्पक्ष बात करता हूँ जिसको पूरी दुनिया देख रही है। बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं। सरकार जब बनती है तो कौन कौन लोग आए साथ में, फिर अलग हो गए, क्या परिणाम हुआ, सही होता है उसी प्रत्यक्ष बात है। इसके लिए अप्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। मतलब ये हमने तो जो आपने एकदम सही कहा, आपने सही कहा। आपके पास एज है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एज है, क्योंकि राष्ट्रपति भी आपका, सीबीआई भी आपकी, ईडी भी आपकी, साझा तंत्र आपका, लेकिन ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। नहीं, यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। इसलिए गड़बड़ी है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, आपने कहा देखिए भाजपा, 2 भाजपा है आज की तारीख में। शायद आपको जैन जी थोड़ा सा अचरज होगा, ये लगेगा। आज की तारीख में 2 भाजपा है। हम पहले पूछते हैं उनसे कि 2014 के बाद वाले आप भाजपाई हैं कि 2014 के पहले वाले भाजपाई हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि अरे भाई ऐसा क्यों, तो मैं ये उनको कहता हूं कि 2014 के पहले जो था वो भाजपा थी, भाजपा की सरकार कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद मोदी की सरकार कहा जाता है। तो ये फर्क है भाजपा के अंदर। तो आप जो है ना वो भाजपा, वो जो 2014 के भाजपा है ना उसमें से है। ये जो है ना अभी जो हम कहते हैं नाम दिए हमने अंधभक्ति वाला, वो 2014 के बाद वाले, जैसे कंगना राणावत है, वो कहती है मैं 2014 के बाद जो है मुझे लगता है कि देश स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है। और उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री अब कहने लगे हैं कि भैया अब गांधी जी को तो कोई जानता नहीं था, वो तो पिक्चर रिलीज होने के बाद जाना। तो इतने अज्ञानकारी ऐसे अबोध व्यक्ति के बारे में अब क्या विश्लेषण किया जाए? चलिए जनता विश्लेषण करेगी, जनता जवाब देगी। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मानव का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। दो 2024 का सियासी समर शुरू हो चुका है। अवसर बिछ गई है